नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालौन में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। कहा, मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले देश में विकास नहीं कर सकते, हमें सोच को हराना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में साबित होगा मील का पत्थर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रदेश में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। अमृत महोत्सव के तहत दूरदर्शन का मेगा शो स्वराज 14 अगस्त से होगा प्रसारित। 75 एपिसोड वाले मेगा शो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियों को दर्शाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आईआईटी कानपुर में अत्याधुनिक उच्च तकनीक वाले मेडिकल शोध संस्थान की रखी आधारशिला। कहा, यह शोध संस्थान आमजन को सस्ता एवं टिकाऊ इलाज प्रदान करने में करेगा मदद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालौन जिले की उरई तहसील के कैथरी गांव में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद थे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड के सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी तो 3 से 4 घंटे कम हुई ही है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देगा। यूपी के लोगों को बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, पीएम मोदी ने कहा कि जिस यूपी मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा, यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। लेकिन मैंने हमेशा देखा था, अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा।
पीएम मोदी ने कहा कि जिस यूपी में सरयू नहर परियोजना को पूरा होने में 40 साल लगे, जिस यूपी में गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था, जिस यूपी में अर्जुन डैम परियोजना को पूरा होने में 12 साल लगे, जिस यूपी में अमेठी राइफल कारखाना सिर्फ एक बोर्ड लगाकर पड़ा हुआ था, जिस यूपी में रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री सिर्फ डिब्बों का रंग रोगन करके काम चला रही थी, उस यूपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है, उससे कई राज्यों को भी पछाड़ दिया है। एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट लेने के कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। रेवड़ी कल्चर वाले आपके लिए कभी एक्सप्रेसवे नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वाले ये सोचते हैं कि वो आपको खरीद लेंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को हमको हटाना है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर नहीं देती। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। जालौन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 7 जनपदों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे आवागमन में सुधार करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण से प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास का जीवन प्रमाण है। ये एक्सप्रेसवे क्षेत्र को नई पहचान दिलाकर यहां औद्योगिक निवेश को आमंत्रित करने का नया माध्यम बनेगा। जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब बुंदेलखंड हर घर नल की योजना को पूरा करने की ओर अग्रसर है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आपके महत्वाकांक्षी अभियान को भी हमें पूरा करने में मदद मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर जब बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, या बुंदेलखंड वे एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औराई और होते हुए इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को तो ये आसान करेगा ही,
चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 6-6.5 घंटे के अंदर पूरा करने के साथ ही बुंदेलखंड के नौजवानों को और यहां के प्लान की बहुत बड़ी समस्या का समाधान के लिए आपने जो डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में दिए हैं, ये दोनों नोड को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने पर जालौन के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली का सफर आसानी से तय होगा, साथ ही इससे बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से हमारे यहाँ काफ़ी रोजगार चालू होंगे, जैसे कि बेरोजगार काफ़ी युवा फिर रहे हैं यहाँ पे, तो नए रोजगार का शुभारंभ करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से काफ़ी सुनने को चीज मिली है, उसके माध्यम से हम लोग नए रोजगार के लिए सोच रहे हैं। अब नए व्यवस्था कब मिलेगी हम लोगों को, तो नया रोजगार चालू करेंगे। समस्त अधिक से अधिक जनसंख्या यहाँ पर आई है और आज 16 जुलाई को एक यादगार का दिवस माना जाएगा। आसपास क्षेत्र के जैसे दिल्ली है, चित्रकूट है, बांदा है, इतने आसानी से कम समय में हम और आप पहुँच जाएंगे और किसान अधिक से अधिक लाभ लेगा और जल्दी से जल्दी अपने जो भी संबंधित उपज पैदा करेगा उसको कम समय में पहुंचकर बेच पाएगा। ऐसा लग रहा है ये मानो हम लोगों को एक सपने की दुनिया में उड़ रहे हैं। हम अभी 1 महीने पहले 15 दिन पहले चित्रकूट गए थे, तो मुझे लग रहा था जब मेरी शादी एक ग्राम पंचायत पूरेपुरा जैसे गांव में हुई थी, लोग उसको जानते भी नहीं थे। आज हमारे गाँव से बिल्कुल सटा हुआ एक्सप्रेस भी निकला है, और जो लोग निकलते हैं तो वो लोग अपने आप को बहुत धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद सबसे ज्यादा योगी जी को देते हैं, मोदी जी को देते हैं। उन्होंने हमारे बुंदेलखंड में इतनी अच्छी सोच रखी, इतनी अच्छी नींव रखी, हम लोगों के मतलब जीवन का उद्धार हो सकता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर चित्रकूट के स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से अब इस क्षेत्र में पर्यटक और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ युवाओं के लिए रोजगार की राह खुल गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से किसानों को भी लाभ मिला है। अब दिल्ली तक सीधा सुगम रास्ता मिलने से किसान अपने उत्पाद को बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनने से बुंदेली नौजवानों को रोजगार के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। दोनों तरफ इसका इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है और इंडस्ट्रियल एरिया बनने से तमाम फैक्ट्री लगेंगी, पूंजी आएगी और वो फैक्ट्रियों से में तमाम नौजवान यहाँ का रोजगार पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो लड़के बेरोजगार हैं वो सारे के सारे बच्चों को जॉब मिलेगा। बुंदेलखंड में बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन दिल्ली के लिए होता था, वो पलायन रुक जाएगा। एक्सप्रेस वे बन जाने से जो चित्रकूट का हमारा विश्व के मानचित्र में है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम परशुराम, उनके आने से पहले इतना चित्रकूट पाक और पवित्र था, यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते थे। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन जाने से इतना पर्यटक यहाँ आएगा कि चित्रकूट वासियों को केवल चित्रकूट में रह करके छोटे छोटे रोजगार से ही अपना पेट पालन कर करके और बहुत अच्छा व्यवसाय करके और अच्छी अगली पंक्ति में आ सकते हैं। देश में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दूरदर्शन मेगा शो स्वराज लेकर आ रहा है। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा कुल 75 एपिसोड की है, जिसमें 15वीं सदी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्षों की गाथा को दर्शाया गया है। ये धारावाहिक इतिहास के कई पहलुओं को उजागर करेगा, विशेष तौर पर गुमनाम नायकों की कहानियों को लेकर आएगा। ये 14 अगस्त से रात 9 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। शुक्रवार को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली ने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम का प्रोमो लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन नए भारत का नया दूरदर्शन के तहत कई बदलाव कर रहा है। सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते दूरदर्शन उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है।
इस अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद, प्रसार भारती के सीईओ और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको 10 भाषाओं में शुरू से ही किया जाएगा, ताकि देश के कोने कोने में, जो विविधता भरे भारत में 10 भाषाओं में जब इसका प्रसारण किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा, तो लाखों नहीं करोड़ों भारतवासियों तक इसको पहुंचाने का काम भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया जाएगा। आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। एक एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी, या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार तो क्यों होगा दिमागी बुखार। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को सदन में विभिन्न दलों की बैठक बुलाई है। इसी दिन सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहयोग लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अत्याधुनिक उच्च तकनीक वाले IIT कानपुर के परिसर में द गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी मेडिकल शोध संस्थान की आधारशिला रखी। इस शोध संस्थान में मेडिकल क्षेत्र में बीमारियों, इलाज की सस्ती तकनीक और दवाओं पर शोध किया जाएगा। ये शोध उच्च स्तरीय और आमजन को सस्ता एवं टिकाऊ इलाज प्रदान करने में मदद करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये संस्थान आने वाले समय में केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मेडिकल शोध संस्थान के रूप में जाना जाएगा। IIT कानपुर में जो राकेश गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी और यदुपति सिंघानिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी लगभग 650 करोड़ रुपया के खर्चे में बन रहा है। ये कोई नॉर्मल MBBS की कोर्स यहाँ नहीं चलेगी। अभी आपने देखा होगा कोरोना के समय में जैसे वैक्सीन की बहुत ज़रूरत हुआ, उत्तर प्रदेश हो या भारत की अन्य प्रांत हो, सामान्य लोगों की जिंदगी में आज भी बहुत स्वास्थ्य की चुनौती है। उसके लिए सस्ते मेडिसिन, टिकाऊ समाधान ये मिले, इस प्रकार की हाई एंड रिसर्च इस इंस्टीट्यूट में होगा। मेरा विश्वास है आने वाले 2 साल में जो इंस्टीट्यूट यहाँ बनेगी, न केवल उत्तर प्रदेश की, न केवल देश की, दुनिया की एक शोध रिसर्च सेंटर बनेगा, यह हमारे पूरा विश्वास है। जनपद मुरादाबाद के सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। मुरादाबाद नगर क्षेत्र के 24 परिषदीय स्कूलों को नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लेकर डिजिटल पाठशाला में तब्दील कर दिया है। सरकारी स्कूलों में जहां पहले लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने से परहेज करते थे, वहीं अब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से बच्चों के नाम कटाकर
सरकारी डिजिटल पाठशाला में नाम लिखवा रहे हैं। नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत नगर को 24% स्कूल को डिजिटल पाठशाला में तब्दील किया गया है। स्कूल में प्लेग्राउंड, आरओ वाटर, टॉयलेट की सुविधा, बिजली की आपूर्ति के लिए सोलर पैनल और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधा से लैस किया गया है, जो लोगों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। शहर के 4000 से अधिक बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लाइट पूरे दिन आती है वैसे, और पानी भी सही है, और एलईडी भी उसमें काम होता है, और एलईडी वैसे सैटरडे को दिन खेलते भी हैं। एलईडी में हम देखते हैं, टॉयलेट है, खाना अच्छा आता है, मैम भी अच्छे हैं, पढ़ाती बहुत अच्छे हैं। बहुत कुछ सीखा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, पानी में डालो तैर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के तहत शहरी क्षेत्र के 24 विद्यालयों को पूरी तरह से स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग को रेट्रोफिट करना, स्कूल में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड डेवलप करना, स्कूल में बच्चों के लिए आरओ वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, उनके लिए टॉयलेट्स की अलग अलग सुविधा देना, क्लासरूम्स में इंटरेक्टिव पैनल्स लगाना, स्कूल के ऊपर सोलर प्लेट्स इस्टेब्लिश करके स्कूल को एनर्जी के मामले में सेल्फ रिलायंट बनाना, टीचर्स को डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासेस को कंडक्ट करने और उसको इस्तेमाल करने के बारे में ट्रेनिंग दिलाना, और डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करना जैसे बहुत बेहतरीन कार्य हैं जो इन 24 विद्यालयों में पूर्ण किए जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि एक ज़माना हुआ करता था जब लोग अच्छे पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए सिफारिशें लगवाते थे। मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व का एहसास हो रहा है कि मुरादाबाद के परिषदीय विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय हैं बेसिक शिक्षा के, इन 24 विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए लोग सिफारिशें लगवाने लगे हैं। छोटे जनपदों की सांस्कृतिक प्रतिभाओं को खोजकर राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के बैनर तले जनपद उन्नाव में सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 17 प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें आजादी के परवाने शेखर आजाद के जीवन पर प्रस्तुत वीर रस का आला, सावन के फुहारों से सजी कजरी और भगवान शिव की आराधना में ध्रुपद का गायन करके प्रतिभागियों ने प्रस्तुति दी। इस आयोजन के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मकसद जिले की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाकर प्रदेश और राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाना है। हमारी राज्य सरकार की तरफ से ये सांस्कृतिक जो खोज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो हमारे लोक संगीत के क्षेत्रीय कलाकार हैं, उनकी ये प्रतियोगिता का एक मंडल था, इसको ग्रेजुएशन किया जाएगा, और जो यहाँ कलाकार हैं उन्नाव के स्थानीय लोक संगीत के, उनको एक ग्रेजुएशन करके और इनको अवसर दिया जाएगा कि हम आगे के जो कार्यक्रम हमारे प्रदेश में, जहाँ भी देश में जहाँ भी होंगे, इनको हम लोग भेजेंगे, और इससे सरकार की तरफ इनको मानदेय वगैरह इनको प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। आज का कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रतिभा एक खोज के अंतर्गत प्रदेश सरकार के नीति के अनुसार पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में प्रतिभा एक खोज के अंतर्गत स्थानीय कलाकारों को, लोक कला से जुड़े हुए स्थानीय कलाकार जिनकी उच्च स्तर से पहचान नहीं मिल पाई है, उनकी खोज करके और उनका चिन्हांकन करके, उनका ग्रेडिंग करके जिले स्तर से ऊपर संस्कृति विभाग को भेजा जाएगा, फिर वहाँ से शासन को भेजा जाएगा। उसके माध्यम से इन कलाकारों को सरकारी आयोजनों में, विभिन्न तरह के जो भी आयोजन होते हैं, उनमें इनको मौका दिया जाएगा। वाराणसी में आज आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संयुक्त रूप से वाराणसी में वृक्ष मित्र अभियान की शुरुआत की। प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री ने इस अवसर पर वृक्ष मित्र रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने 10-10 वृक्ष लगाने के लिए शपथ ग्रहण की। अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हम सिर्फ वृक्ष ही नहीं लगाएंगे, हमारे कार्यकर्ता उन वृक्षों का संरक्षण भी करेंगे। वहीं आर्य महिला महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने कहा कि हमारे महाविद्यालय में लगभग 13,000 छात्राएं पढ़ती हैं। अगर प्रत्येक छात्रा 10 वृक्ष लगाएगी तो इतने वृक्ष हो जाएंगे कि काशी में हर तरफ हरियाली सुगमता से दिखेगी।
वृक्ष मित्र अभियान की शुरुआत आज इस कॉलेज से हुई और तमाम युवा वर्ग ने इस अभियान से जुड़ के सबने ये प्रण लिया है कि हम सब यहाँ से निकलेंगे और प्रत्येक व्यक्ति 10-10 वृक्षारोपण करेगा। तो जो विद्यार्थी परिषद की जो सोच है समाज को सकारात्मक दिशा की तरफ आगे ले जाना, उसी के तहत ये कार्यक्रम है कि समाज में आज पर्यावरण पे भी चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरीके से हम तमाम मुद्दों पे बात करते हैं तो पर्यावरण भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे चर्चा होनी अत्यंत आवश्यक है। और उसी दिशा में तमाम युवाओं ने आज वृक्षारोपण वृक्ष मित्र अभियान की शुरुआत आज हुई और हम सब ने प्रण लिया कि हम सब वृक्षारोपण करेंगे, अपने पर्यावरण को और अच्छा बनाएंगे, अपने समाज को और बेहतर बनाएंगे। देश में संचालित कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को सीएससी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस अवसर पर लखनऊ में सीएससी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा जारी लाभार्थी योजनाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के साथ साथ पंजीकरण भी किया गया। कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले वीएलई यानी ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्य में 10,000 पेंशन सेवा केंद्र समेत डिजिटल लिटरेसी प्रमोशन व्हीकल का शुभारंभ किया गया। सीएससी के राज्य प्रमुख अतुलित राय ने सीएससी की प्रमुख सेवाओं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ई श्रम पंजीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, एनपीएस, टेलीमेडिसिन, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, ई स्वास्थ्य, जीएसटी, टेली लॉ, कोरोना टीकाकरण का पंजीकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर कार्यक्रम में आए वीएलई ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर ने बेरोजगारों की दशा ही बदल दी है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालौन में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। कहा, मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले देश में विकास नहीं कर सकते, हमें सोच को हराना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में साबित होगा मील का पत्थर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। अमृत महोत्सव के तहत दूरदर्शन का मेगा शो स्वराज 14 अगस्त से होगा प्रसारित। 75 एपिसोड वाले मेगा शो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियों को दर्शाया जाएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आईआईटी कानपुर में अत्याधुनिक उच्च तकनीक वाले मेडिकल शोध संस्थान की रखी आधारशिला। कहा, यह शोध संस्थान आमजन को सस्ता एवं टिकाऊ इलाज प्रदान करने में करेगा मदद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।